द चौगुन चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने पढ़ा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का हम पूरा फ़ायदा उठा सकें, और उसको उठाने से अपन के क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे। तो पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपन ने पूरा एनालाइज किया था, पढ़ा था। और ट्रैवल खाना की भी स्टोरी देखी थी। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके अभी देखिए। और आगे अपन पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में, और आज अपन पढ़ेंगे स्पोर्ट एनालिसिस के बारे में। इसका भी बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है ना? तो सबसे पहले मीनिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर करना और उसकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता करना, और जिससे उसके करंट और फ्यूचर प्लान से इन्फ्लुएंस हो सके, वो होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि मतलब आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन तो कर रहे हो, पर उसमें से अपन को सिर्फ अपॉर्चुनिटी पता चल रही है। पर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स भी बताता है। और हम लोग इस इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि द राइट इन्फॉर्मेशन कंबाइंड विद राइट अडेप्टेशन एंड डिटरमाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर वाइबिलिटी। अगर आप सही टाइम पे अपने थ्रेड्स को पहचान लेंगे और सही टाइम पे अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचान लेंगे और उसको बिजनेस में अपने प्लान्स के उस हिसाब से चेंज करेंगे, तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे और अपना आपका फ्यूचर जो है, मतलब टिके रहने का फ्यूचर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको एनवायरमेंट स्कैनिंग जरूरी है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज क्रूशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एनवायरमेंट के मैक्रो फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स दोनों इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। तो दोनों का अपन को ध्यान रखते हुए, बहुत ख्याल रखते हुए अपन को अपने बिजनेस की प्लान में चेंज करना पड़ता है। जो भी कंपनी अपने एनवायरमेंट के साथ अडप्ट हो जाती है, मतलब अपने एनवायरमेंट को अडप्ट कर लेती है और चेंजेस करती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, वो लॉन्ग रन तक प्रॉफिट्स कमाती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो सबसे पहले एनवायरमेंट स्कैनिंग का यही फायदा है कि अगर आप कंटिन्यूसली एनवायरमेंट स्कैनिंग कंटिन्यूस वो है, अपना प्रोसेस है, तो कोई भी एंटरप्राइज जो है किसी भी अपॉर्चुनिटी को स्कैन कर लेती है और उसको फायदा उठा लेती है, तो उसके बहुत प्रॉफिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा, जो वॉल्वो कार है, वो एक स्वीडिश ब्रांड है। अब वो एक लग्जरी बस सेगमेंट उसने बहुत सही टाइम पे एंटर कर लिया मार्केट में। अभी उसका 74% मार्केट शेयर है। तो अगर किसी और बस ने उस टाइम क्या होगा था, तो उसका भी इतना होता। तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इतना बड़ा काम कर लिया। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, अगर हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाए, तो हम हमने करंट प्लान, हमारे जो स्ट्रेटेजीज बना रखी है, हमने जो पॉलिसी बना रखी है, उसमें हम चेंजेस करके उसका फायदा उठा सकते हैं या बच सकते हैं थ्रेट हो तो। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अगर आपको पता चल रहा है कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ आने वाली है जिसको मैं अपने बिजनेस में यूज करके बहुत एक अच्छा कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ या अपने प्रोडक्ट को नया शेप दे सकता हूँ, तो इससे, और ये हम सही टाइम पे करें, तो इससे हमें लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। बेटर परफॉर्मेंस, अब ये क्या मैं बताऊँ, ये तो अगर आप एनवायरनमेंट स्कैन करते रहेंगे तो आपको थ्रेड्स का पता चल जाएगा और आप सही टाइम पे सही कदम उठा लेंगे, और आपका परफॉर्मेंस दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या है ये, सेंटिसेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस। मतलब कि अगर, क्योंकि अब हमारा जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट से बहुत सेंसिटिव होता है, कि कुछ भी चेंज आता है हमारे गवर्नमेंट में या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, तो हमारे बिजनेस से बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग लगातार करते रहेंगे, तो हमें टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स में जो है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो चेंज है, उसका हम सही टाइम पे फायदा उठा सकते हैं और अपने मार्केट में उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे क्लोथिंग में ट्रेंड है, पहले तो जो चीज़ें पुरानी जो चीज़ें हैं हमारी, वो अभी ही है ना बहुत फेमस हो रही है। तो वो क्लोथिंग में ट्रेंड्स में जो चेंज है ना, वो बहुत सारा 10 साल पहले जो लड़कियाँ पहनती तो अभी जो लड़कियाँ पहनती है उसमें बहुत फ़र्क है ना, तो बस वही बात हो गई, है ना? इमेज बिल्डिंग, अगर आप सही टाइम पे एनवायरनमेंट स्कैन कर लेते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स को, मतलब जो भी प्रॉब्लम है कस्टमर्स को, उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी उसमें मार्केट में इमेज बन जाती है और कभी भी आपको कोई कस्टमर भूलता नहीं, कि आपके ब्रांड को कोई नहीं भूलता है। जैसे कॉल, रेडियो, टैक्सी, ओला जैसे निकली, ओला निकली, फिर उबर निकली, कितनी सारी सर्विसेज है, जीपीएस सर्विसेज, ऑनलाइन बुकिंग। अब एक पेटीएम निकला तो उसको देख के फोन पे निकला, गूगल पे निकला,
तो देखिए ना, अब एक एक ने पता कर दिया पेटीएम में, अब कितना ही आप गूगल पे देख लीजिए, गूगल पे भी चलता है, फ़ोन पे भी चलता है, लेकिन पेटीएम जैसा तो आपको देखना, पेटीएम कर लो कि सबके मुँह में पेटीएम, पेटीएम आता है। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज बन चुकी है, ठीक है? अब ये जो स्वॉट एनालिसिस है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ में व्हाट डू यू डू वेल, तुम्हें आपका बिजनेस क्या अच्छा सबसे करता है। वीकनेस, व्हाट डू यू नीड टू इम्प्रूव, आपको क्या इम्प्रूव करना है। अपॉर्चुनिटीज, आपके क्या गोल्स हैं। और थ्रेट्स, आपको क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने में दो चीजें होती है, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हम अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ देखें कि हमारा बिजनेस जो है, या अपना ऊपर ही ले लीजिए, आप किस में सबसे अच्छा और आप किसका वीक पॉइंट क्या है। और एक्सटर्नल एनालिसिस की, अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को यूज करके अपने अपॉर्चुनिटीज को देखूँ, तो मैं बहुत अच्छा पहुंच पाऊंगा। मतलब मैं, मान लो मैं कॉमर्स में अच्छी हूँ, तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, फिर आगे सीए किया। तो वैसे ही अगर आपको पता चल जाएगा कि आप किस में अच्छे हैं, तो आप भी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के कुछ अच्छा सक्सेसफुल कर सकते हैं। और थ्रेड्स में क्या होता है कि अगर आपको पता चल गया कि भई अगर मैं ये वाला वो चुन लिया, स्ट्रीम चुन ली, तो उससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये वैसे ही बिज़नेसमैन भी ऐसे ही करता है, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेड को एनालाइज़ करता है और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है। ठीक है? तो ये जो एक है वीडियो, जिसमें आपको बहुत अच्छे से स्वॉट एनालिसिस समझाएँगे। तो आप ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो देखिए ये वीडियो गाइस। Hello friends, welcome to SmartWorks. So this video is all about SWOT analysis. So let's get started. तो चलिए बात करते हैं SWOT एनालिसिस की। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो SWOT एनालिसिस बस एक टूल है एक कंपनी की इवैल्यूएशन करने का। इवैल्यूएशन किस बेसिस पे कि उस कंपनी की स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग पोजीशन क्या है उस करंट टाइम पे। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग पोजीशन को बताने के लिए आपको दो फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस से भी रिलेटेड होनी चाहिए वो। सेकंड, अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे आती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट्स में जिससे आप ग्रैब कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए। और थ्रेट्स क्या है कि वो कंपेटिटर्स जिनसे आपको बच के रहना है या जिनकी पॉलिसीज़ को ओवरकम करके आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देनी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर ओवर देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करूं, तो स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें इन विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, यानी कि इन अ वे जो आपको कंपेटिटर्स से डिस्टिंग्विश करे। तो इसमें आप अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एडवांटेज के बारे में सोचते हो, यानी कि अब आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि कितना आप अपने स्टाफ को मोटिवेट करते हैं, कितना आप अपना मटेरियल एक्सेस कर पाते हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका स्ट्रॉन्ग है ओवर दी अदर्स। अब एक और चीज़ मैं यहाँ लाना चाहूँगी, वो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपका प्रोडक्ट कैसे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है, ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहलाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कुछ सर्टेन फीचर्स एंड एडवांटेजेस में कंपेटिटर से बेटर होगा, तो आपका प्रोडक्ट लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओवर दी अदर्स। अब इसे समझाने के लिए मैं बहुत ही फेमस कंपनी का एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगी, जो कि है अमूल। अमूल हैज़ अ वेरी हाई मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ आइसक्रीम सेगमेंट। अब हाई मार्केट शेयर क्यों है? कुछ स्ट्रेंथ्स हैं अमूल की जिस वजह से वो बाकी कंपनीज से, बाकी आइसक्रीम कंपनीज से अहेड है। क्यों है? अब उसका एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो इस कंपनी का ऐसा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया में बहुत अच्छे से फैला हुआ है। तो अगर स्मॉल टाउन्स और विलेजेस की भी बात करें तो अमूल की आइसक्रीम्स वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो कि मेंशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अमूल का डीप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और अगर मैं उसको किसी भी अदर FMCG कंपनी से कंपेयर करूँ तो इतना नहीं है और कंपनीज का, या इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जितना अमूल का है। सो इट हैज़ मेनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर, बटर मिल्क, लस्सी एंड बहुत सारी चीज़ें। और आइसक्रीम की तो बात मैं कर ही चुकी हूँ। तो जैसे कि लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स हो गए, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई, तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है अमूल कंपनी की ओवर इट्स कंपेटिटर्स लाइक मदर डेयरी एंड वादीलाल। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। सो नाउ इट्स टाइम टू कंसिडर योर ऑर्गेनाइजेशंस वीकनेसेस।
इसमें द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज़ टू बी ऑनेस्ट. येस, अ स्वॉट एनालिसिस विल ओनली बी वैल्यूएबल जब आप अपने कंपनी के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे. आप वही इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जो आपको चाहिए. तो रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है. एंड मुझे पता है कि वीकनेसेस में आपकी कंपनी के बहुत सारे अनप्लेजेंट ट्रूथ्स जो हैं वो बाहर आएंगे, लेकिन वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो. ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. तो आपकी जितनी भी वीकनेसेस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बेटर नहीं है ओवर दी अदर्स, इसे सोचना और इसे जॉट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोसेस, उसके पीपल, उसके रिसोर्सेज, उसके प्रोसीजर्स, किसी को भी बेटर नहीं बना सकते. उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको ऑल सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपकी वीकनेसेस जो हैं वो स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो जाए. तो चलिए अमूल के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए उसकी वीकनेस पे आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अमूल की सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है मार्केट में और उसकी वीकनेसेस नहीं है. अब ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छे से अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है और वो उस पर रेगुलरली काम कर रही है. तो पहली वीकनेस जो अमूल की है वो हम कह सकते हैं कि उसके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बहुत हाई है. इसी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी हाई हो जाती है. तो अमूल को बहुत ज़रूरत है अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करने की और ऐसे कैरी आउट करने की जिससे उसकी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, यानी कि उसकी कॉस्ट कट डाउन हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हेंस कम हो जाए. अगर मैं चॉकलेट्स की बात करूँ यहाँ, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं मार्केट में जाऊँगी तो अमूल की चॉकलेट्स इतनी फेमस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमूल के अदर प्रोडक्ट्स. तो मैंने देखा है कि अमूल की जो एक्सपेंशन की गई उन्होंने चॉकलेट्स में, वो मिजरेबली फेल हुई है और मार्केट में इतनी सेल नहीं हो रही है. तो अमूल कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है अपनी वीकनेस पे, अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज और बेटर करने में, ताकि जो जिस चीज़ में, जिस प्रोडक्ट में वो फेल हो रहा है, आगे जाके उसे उसमें सक्सेस मिले. So now let's talk about the opportunities of the industry. So while talking about the opportunities, we need to know that the SWOT which is done, the strengths and weaknesses were all about internal factors of the organization. तो opportunities और जो threats के बारे में हम आगे बात करेंगे वो सारी external environment से related है. So opportunities are just openings or chances for some positive thing to happen. और उस positive thing के होने के लिए आपको उस opportunity पे आँख गड़ाए रखना बहुत ज़रूरी है. Yes, so this usually arise from situation outside the organization, as I said, because ये external environment की बात करती है. So it requires an eye to what might happen in the future. ठीक है, तो कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं. तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे स्पॉट कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर श्योर एक गेम चेंजर हो सकती है. अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा अमूल की बात करूँ, तो अमूल के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं जो वो आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकता है, ताकि उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ साथ उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड हो सके. तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन की बात करूँ, तो अमूल कैन एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज़. तो उससे क्या होगा, उसका टर्नओवर जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसका मार्जिन जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. इससे क्या पता जो उसके वीकनेसेस थे, जैसे उसकी हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि उसको मार्जिन ज़्यादा मिलने लग जाए. सिमिलरली अगर हमने बात की थी उसके थ्रेट्स की कि उसकी चॉकलेट जो है वो ज़्यादा बिकती नहीं है मार्केट में, तो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे मोर ऑन द चॉकलेट मार्केट, तो इसमें क्या है कि हमने देखा है कि अमूल की ज़्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट करने की पॉलिसी नहीं है. अगर मैं चॉकलेट्स की बात करूँ, तो अमूल शुड इन फैक्ट हैव सेपरेट business units and separate advertising strategies to concentrate more on the chocolate segment, so that उनके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा विजिबल हो, एंड मे बी उसके इंग्रेडिएंट्स या मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिससे उनकी चॉकलेट सेगमेंट जो है वो बेटर बन जाए. So now coming to the second element of the external environment, threats. So what are threats? Threats are generally that include anything that can negatively affect your business from outside. तो किसी चीज़ का भी डर, तो सबसे पहला डर और सबसे इम्पॉर्टेंट डर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को होता है वो है कंपेटिटर का. ठीक है, अब कंपेटिटर ही सिर्फ एक थ्रेट नहीं होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को. अगर आपकी मार्केट में एक सडन शिफ्ट आ रहा है, जैसे ट्रेंड्स चेंज हो गए, या फिर इकोनॉमी में इफेक्ट आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, लॉज में चेंजेस आ गए,
तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल्स आगे जाके सप्लाई होना बंद हो गया है। तो ये भी सारे छोटे मोटे थ्रेट्स हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े थ्रेट्स हैं जो आपकी कंपनी को ह्यूजली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी वाइटल टू एंटिसिपेट दीज थ्रेट्स, ताकि आप उसके अगेंस्ट पहले ही एक्शंस ले लो या फिर उसे फोरकास्ट कर लो, ताकि इन सिचुएशंस में आपकी कंपनी अच्छे से डील कर सके। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑब्स्टिकल्स जो आप फेस करने वाले हो अपने आगे आने वाले टाइम में जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट या सेल करोगे। तो चलिए, जहां हमने अमूल की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, वहीं हम अमूल की थ्रेट्स के बारे में भी बात करते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए ताकि आप थ्रेट्स बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो अमूल की अगर मैं थ्रेट की बात करूँ तो ऑब्वियसली आइसक्रीम सेगमेंट में थ्रेट बहुत ज़्यादा उसके लिए बढ़ गया है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं आइसक्रीम सेगमेंट में, तो कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। सो मैनी प्लेयर्स लाइक लोकल और इंटरनेशनल, अगर मैं क्वालिटी वॉल्स की बात करूँ या वादीलाल की बात करूँ या क्रीम बेल की बात करूँ, या फिर और भी अदर आइसक्रीम सेगमेंट्स हैं जैसे हैव मोर, तो ये सारे मार्केट में एंटर कर रहे हैं, टेकिंग अवे द वॉलेट फ्रॉम दी अमूल कंपनी। तो अगर मैं इंटरनेशनल सेगमेंट्स की बात करूँ तो नेचुरल्स है, लंदन डेयरी है, ये सारे जो कंपनीज़ है ये डायरेक्ट कंपटीशन दे रही हैं अमूल को, तो एक थ्रेट है। तो ये थ्रेट से कैसे अमूल वर्क कर सकता है, ये कुछ पॉलिसीज़ बना सकता है ताकि जो कंपेटिटर्स हैं उनसे ये बेटर प्रोडक्ट्स दे सके और कस्टमर को रिटेन कर सके। अब आपने देखा वीडियो गाइस, कैसा लगा आपको? कि आपने कैसा पूरा अच्छे से शॉर्ट एनालिसिस पढ़ लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। मतलब कि अब हमें जो एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो हम अपने एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसमें क्या आता है कि वर्बल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है, होलसेलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है, और कौन से प्रोडक्ट उनके लिए अवेलेबल, उस प्रॉब्लम्स को अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो हम सब देखते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उसका भी रिकॉर्ड देखते हैं। गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस की, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कि क्या उनके फ्यूचर ग्रोथ है, क्या प्लान है। और पब्लिकेशंस बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो देखती है कि भाई कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है अपने मार्केट शेयर में। और फॉर्मल स्टडीज कंडक्टेड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, कि वो लोग बनाते हैं ना कि 10 सालों बाद इंडिया में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ग्रो हो जाएगा, तो वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं एनवायरनमेंट का। ठीक है। अब ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें एक अच्छे से बताएंगे कि कैसे है ना अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हैं, फिर स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को कि हाँ क्या भाई बना सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट को और प्रोडक्ट को, और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो एक बार पढ़ लीजिए नीचे वाला, द फ्लो चार्ट शोज दैट द अपॉर्चुनिटी रिसीव्ड बाय द एंटरप्रेन्योर शुड बी टेस्टेड अगेंस्ट द important parameters to arrive at a sound business choice। मतलब अगर मान लो आपने सोच लिया कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, कि मान लो लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको उनको फॉर एग्जांपल उनको एक ऐसी पेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी मिडिल क्लास बच्चों के लिए जो पेन है वो अच्छी नहीं मिल रही है। मतलब उनके उनको ऐसी पेन चाहिए जो स्मूथ भी हो और बहुत अच्छी राइटिंग भी लिखे, और जल्दी उनकी इंक भी खत्म नहीं हो, तो लोग जो अफोर्ड भी कर सके। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई पेन नहीं है। तो फिर आपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, मतलब जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है, जितने भी पेन अवेलेबल है, आपने देखा कि अच्छी से अच्छी पेन जो बहुत स्मूथ लिखती है और बहुत कम इंक यूज करती है, तो वो 30 या 35 से मिलते। तो कोई भी नॉर्मल जो मिडिल क्लास का होगा लड़का, तो वो लड़का या लड़की जो भी है बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेली यूज़ में 5 या 10 रुपए की पेन यूज़ करेंगे। ठीक है? तो फिर अपन को एनवायरनमेंट का पता चल गया, हमने स्कैन कर लिया। तो हम लोग अब इस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करेंगे ताकि वो अफोर्डेबल भी हो, हम लोग यूज़ भी कर सकें और स्मूथ फ्लो भी हो। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्या मैं ये प्रोडक्ट तो लॉन्च तो कर दूँ, बट तो क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं? क्या मैं उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमाऊँगा कि नहीं कमाऊँगा? और फिर अपना जजमेंट यूज़ करें। तो ये पूरा इंटरफेस है कि एनवायरनमेंट को कैसे स्कैन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।